हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीनियस माइंड एकेडमी। आज हम बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन सा, दो ध्रुवीयताकांक के विषय में समझने वाले हैं। ये दो ध्रुवीयताकांक का मतलब समझ रहे क्या है कि आपका जो है दो विश्व के बारे में बात कर रहे हैं। कौन सा दो विश्व है भाई? आज जिसे हम पूंजीवादी कहते हैं और एक जो दूसरा जो खत्म हो गया, मतलब अभी चल रहा है, ठीक ठाक है, इसको आज हम रशिया कहते हैं। उस टाइम पे सोवियत संघ के नाम से जानते थे। इनमें क्या ऐसी खनमन हो गई या क्या ऐसे अनुमान हो गया कि ये देश उसके पीछे पड़ गया, ये देश उसके पीछे पड़ गया? बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे बातें हैं, सबको मैं जो है एक एक करके यहाँ पे समझाने वाला हूँ और तगड़े से पूरा कंसंट्रेट करके यहाँ पे रहिएगा, ठीक है? तो करते हैं स्टार्ट अपने लेक्चर को। देखिए, सोवियत संघ को समझने से पहले आप ऐसे समझ लीजिए कि सोवियत संघ या आपका अमेरिका, कोई ऐसा बात नहीं है कि जो अपने आप पहले ही टूट गया या अचानक से टूट गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस रहे थे। आप ऐसे समझिए कि आपको पता है कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ वो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ। कब से लेकर कब तक हुआ? 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ। तो सबसे पहले जब हम इसकी पृष्ठभूमि को विषय में जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि इसके बैकग्राउंड के विषय में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या था, तो आप कहोगे कि 1914 से लेकर 1918 के बीच में जो है यहाँ पे क्या हुआ? पहला विश्व युद्ध हुआ। क्या हुआ? पहला विश्व युद्ध हुआ। पहला विश्व युद्ध हुआ। इस विश्व युद्ध के दौरान जो है एक पूरे विश्व में एक क्रांति हुई, जिसको हम कहते हैं रशिया की क्रांति, जिसको कहते हैं हम रूस की क्रांति, जिसको हम कहते हैं सोवियत संघ की क्रांति। तो यहाँ पे जो एक क्रांति हुआ जिसको हम क्या कहते हैं? एक रूस की क्रांति कहते हैं। तो 1917 में आपका एक क्रांति हुआ जिसको हम रूस की क्रांति के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रूस की क्रांति के नाम से जानते हैं। ये क्रांति बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्रांति को आप देखेंगे, समझेंगे, और इसी क्रांति के माध्यम से ही यहाँ पे एक शक्तिशाली देश उभर कर आया जिसका नाम था सोवियत संघ। जिसका नाम था सोवियत संघ। इस सोवियत संघ का ही यहाँ पे क्या हुआ? उद्भव हुआ। और इस सोवियत संघ को हम यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं। इस सोवियत संघ को और किस नाम से जानते हैं हम? यूएसएसआर के नाम से जानते हैं। यूनियन सोवियत सोशलिस्ट ऑफ रिपब्लिक के नाम से है, हम इसको जानते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इसके बाद यहाँ पे क्या हुआ? जब यूएसएसआर, जब 1917 की रूस की क्रांति हुआ, उस रूस की क्रांति के बाद ही समाजवाद अस्तित्व में आया, साम्यवाद अस्तित्व में आया। कहां पे? रूस में। और इसके बाद आपको पता है एक व्यक्ति थे जिसका नाम है व्लादिमीर, एक लेनिन नाम करके एक व्यक्ति थे, जिन्होंने इस क्रांति में, जिसने रूस की क्रांति में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया और इस क्रांति के माध्यम से पूरे विश्व में बता दिया कि क्रांति कहीं भी लाई जा सकती है। तो ये था किसके विषय में? रूस के विषय में। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो पता लग गया कि भाई 1917 में क्रांति हुआ। क्रांति के बाद जो है एक यूएसएसआर करके एक जो है गठन बना, संगठन बना, और इस गठन जो है पूरे देश की जो है बात करेगा, पूरे देश की जो है कैसी व्यवस्था चलानी है, कैसा संविधान रखना है, किस प्रकार कार्य करना है, सब यहाँ पे बताया गया। इतना पता लग गया। इसके बाद सुनिएगा जरा, ये पॉइंट जो है आपको हाईलाइट करने हैं पेपर के अंदर भी, हर जगह भी। अब यहाँ पे क्या हुआ? इस व्यवस्था के कारण ही क्या किया गया? एक काम किया गया। क्या था? कि यहाँ का जो अर्थव्यवस्था था, अर्थव्यवस्था जो था यहाँ पे, वो कैसा था? एक केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था था। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था का मतलब है कि एक ऊपर से ऑर्डर आएगा और उसको सब फॉलो करेंगे। एक ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, उसको क्या करेगा? सब फॉलो करेगा। तो एक केंद्रीकृत व्यवस्था आ गई यहाँ पे। ये केंद्रीकृत व्यवस्था बहुत ज्यादा क्या था? इंपॉर्टेंट था ये, तो इसको याद रखिएगा। और एक और काम हुआ, जैसे क्रांति हुआ, इस क्रांति के माध्यम से ही समाज के ऊपर, धीरे धीरे संपत्ति के ऊपर, ये धीरे धीरे आप देखेंगे कि एक जो साम्यवादी विचारधारा, यानी कि इसका जो है कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा भी आना स्टार्ट हो गया। इसका असर हमें बाद में देखने को मिलेगा, बहरहाल इसके बीच में जानेंगे। अब थोड़ा सा अगर हम बात कर लें कि भाई क्या हुआ उसके बाद, आफ्टर 1914 के बाद, ये क्रांति के बाद क्या हुआ, तो आपको पता है कि दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया। ये जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ, ये 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ। दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ, यह 1939 से लेकर 1945 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध हो गया। इस दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दो समूह लड़े, दो गुट लड़ा। तो दो गुट कौन से थे? वो दो गुट से थे आपके धुरी राष्ट्र और दूसरा था मित्र राष्ट्र। एक तरफ आपका धुरी राष्ट्र लड़ रहा है, एक तरफ आपका मित्र राष्ट्र लड़ रहा है। धुरी राष्ट्र में कौन कौन सा था? एक था जर्मनी, जापान, इटली, दूसरी तरफ था उधर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, ये सब थे। तो धुरी राष्ट्र में आपके जर्मनी, जापान, इटली,
और वही मित्र राष्ट्र की तरफ आप देखेंगे तो अमेरिका, ब्रिटेन और आपका जो इधर फ्रांस और इधर जो था आपका रूस, ये सब शक्तिशाली देश थे। ब्रिटेन के उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, और उधर जो आपका जो है रशिया के उस टाइम पे जोसेफ स्टालिन। ये सब शक्तिशाली लोग थे उस टाइम पे जो हमें आपको जो है आसपास दिख रहे हैं। ये सब यहाँ पे चल रहा था। जर्मनी का उस टाइम पे तानाशाह था जिसका नाम था हिटलर, और उधर जापान भी सरेंडर करने को आतुर नहीं था, नहीं कर रहा था जापान सरेंडर, बहुत शक्तिशाली हो गया था। और उधर इटली का भी बेनिटो मुसोलिनी, वो भी कहते हैं तानाशाही था, एक शक्तिशाली था वो भी। तो इसके विषय में भी हम जानने की कोशिश हम करेंगे। तो ये सब आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा, तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टाइम जैसे जैसे बीत रहा था, रूस को अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ खाया जा रहा था, खोखला बनाते जा रहा था, उसको खत्म करते जा रहा था। क्या खत्म करते जा रहा था भाई? तो आपको पता है कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, जैसे ही अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त याद रखिएगा, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त वाला टाइम है हिरोशिमा और 9 अगस्त वाला टाइम आपका नागासाकी। तो ये 6 अगस्त को जो हिरोशिमा और नागासाकी पर जैसे बम ड्रॉप किया, बम गिराया, जापान का 2 शहर तबाह हो गए। जापान का जो है 2 शहर क्या हो गया? तबाह हो गया। इसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया इसने? आत्मसमर्पण कर दिया, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म, उसके बाद एक और वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। ये वर्ल्ड वॉर नहीं था कोई, एक शीत युद्ध था, कोल्ड वॉर था ये। और किसको लेकर कोल्ड वॉर? ये कोल्ड वॉर था 2 देशों के बीच में। कौन से 2 देश? एक तरफ आपका जो है सुप्रीम पावर सोवियत संघ, एक और सुप्रीम पावर अमेरिका। इन दोनों के बीच में एक लड़ाई चल रही थी। वो लड़ाई कौन सी थी? ये लड़ाई थी अपनी वर्चस्व स्थापित करने के लिए बीच में, चाहे तकनीकी के माध्यम से हो, चाहे अपने उपनिवेश स्थापित करने को लेकर हो, चाहे वो खनिज प्राप्ति करने को लेकर हो, चाहे दूसरे देश में अटैक करने को लेकर हो, चाहे अंतरिक्ष में अपनी मिशन भेजने को लेकर हो, चाहे अपने जो है कोई भी हथियार हो बढ़ावा देता। ये शीत युद्ध तो इतना था, जहां पर अमेरिका 4 परमाणु बम बनाता हुआ, वहीं पर रशिया परमाणु 8 बनाता हुआ, अपने आप ऊपर दिखाते थे। ये कोई लड़ाई हथियार के द्वारा नहीं, तलवार के द्वारा नहीं लड़ा गया, मौखिक तौर पर लड़ा जा रहा था। ये मौखिक भी क्या था? विचारों का लड़ाई था, अखबारों का लड़ाई था, पैसों का लड़ाई था, वर्चस्व का लड़ाई था, हर एक तरह से जो है लड़ाई चल रहा था यहाँ पे। तो इसके विषय में भी जानेंगे हम। अब शीत युद्ध के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। तो देखिएगा, शीत युद्ध के विषय में जब हम जानेंगे तो थोड़ा मैं इसको रफ कर रहा हूं। शीत युद्ध का बड़ा इंपॉर्टेंट है, शीत युद्ध भी अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए शीत युद्ध का समझिए। शीत युद्ध, अब आपको पता लग रहा होगा ये शीत युद्ध यानी कि ठंडा युद्ध हो रहा है, कोल्ड वॉर है, या यानी कि इसमें जो है भाई बर्फ गिर रहा होगा, यही सोच रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको हम इस नाम से जानते हैं, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मतलब होता है मौखिक तौर पे लड़ी गई लड़ाई, जुबानी तौर पे लड़ी गई लड़ाई। इसको किस नाम से आप जानते हैं? हम मौखिक तौर पे लड़ी गई लड़ाई, कोल्ड वॉर को इस नाम से जानते हैं। ये कोल्ड वॉर जब होते जा रहा था, चल रहा था, इस टाइम पे 2 शक्तिशाली देश, पूरी जितना भी पैसा था, जितना भी संसाधन था, जितने भी लोग थे, जितने भी जो बातें था, हर एक चीज यहाँ पे किया जा रहा था, एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम। और इसी में 2 देश उभर कर आए। एक देश का नाम था आपका सोवियत संघ और एक का नाम था आपका अमेरिका। एक का नाम था आपका अमेरिका और दूसरे का नाम था सोवियत संघ। इसके विषय में आज हमें जानना है। सोवियत संघ 22 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ एक साम्राज्य तुरंत टूट गया, बिखर गया। क्या रहा होगा रीजन? इतना बड़ा साम्राज्य 2 मिनट में छिन्न भिन्न हो गया। इसके पीछे कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं रहे होंगे, इसका मतलब बहुत सारे रीजन होंगे जो अंदर ही अंदर उसको खोखला करता जा रहा होगा, और बाद में एक ऐसा समय आएगा जिसको पूरी तरीके से खोखला कर दिया होगा। ये रीजन रहे होंगे। इसके विषय में हम बाद में जानेंगे। ये इंट्रो पार्ट है तो थोड़ा सा मैं जल्दी चलूंगा इंट्रो समझाने के बाद। सोवियत संघ की बात कर ले तो थोड़ा सा तो यहाँ पे एक बात पॉइंट आउट करना पड़ेगा। बर्लिन की दीवार बड़ा इंपॉर्टेंट है। बर्लिन की दीवार
आप लोग पढ़ भी रखे होंगे बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार, ये बर्लिन की दीवार क्या है भाई? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। ये 1961 में बना था, ये 1961 में बना। ये 150 किलोमीटर लंबी दीवार है, 150 किलोमीटर लंबी दीवार है। ये 28 वर्षों तक अपने जगह पे खड़ी रही। कितने वर्षों तक? 28 वर्षों तक। बट आखिरकार 9 नवंबर 1989 का टाइम आता है, 9 नवंबर 1989, जब इस दीवार को गिरना पड़ता है, गिरा दिया जाता है। अब पूर्वी जर्मनी और आपका पश्चिमी जर्मनी, सॉरी पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी, इन दोनों के बीच में जो खाई था वो समाप्त हो गया। ये हम जानेंगे इसमें। इसके बाद आपका 25 दिसंबर 1991 को आपका सोवियत संघ भी तो टूट गया, सोवियत संघ बिखर गया। उधर उधर बोरिस येल्त्सिन, उधर जो आपका जो बेलारूस, यूक्रेन, रूस, सबने घोषणा कर दिया कि भाई तुम्हारा सोवियत संघ अब टूट गया। टूट गए, 15 भागों में टूट जाइए। कितने भागों में? 15 भागों में। और जो ये ग्रुप में शामिल हुआ इसको बोलते हैं CIS। क्या बोलते हैं इसको हम? CIS। इसको बोलते हैं कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट। स्वयं है, इच्छा है, जाओ उसमें शामिल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। स्वतंत्र राष्ट्र का राज्य कूद है। उसके बाद धीरे धीरे जानेंगे उसकी विशेषता तो बहुत अच्छी थी सोवियत संघ की। इंट्रो में थोड़ा इतना समझ लीजिए कि विशेषता इस प्रकार थी, समाजवादी को फॉलो करता था, गरीबी ना के बराबर थी, तकनीकी बहुत अच्छा नहीं था, ठीक था, मतलब ठीक ठाक था वहां पे। और राज्य पर हो गया, संपत्ति पे हो गया, सबका उसका अधिकार था, इतना समझ लीजिए। या आगे हम बात करेंगे। विघटन क्यों हुआ होगा? हो सकता है कि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का दबाव रहा हो 70 सालों से, इसके कारण हो गया हो सकता है कि वहां पे राजनीति का और आर्थिक आकांक्षा पूरा ना कर पाया हो, इसके कारण भी हो सकता है। हो सकता है कि वहां पे माफिया वर्ग का उदय हो गया हो सकता है कि लोगों ने की जो आकांक्षाओं को पूरा ही नहीं कर पाया, जिसके कारण हम हर एक पहलू को एक एक पॉइंट से हम अध्ययन करने की कोशिश में करेंगे। ये बात तो हमने इसके परिणाम, इसे हम विघटन के बारे में समझिए। परिणाम क्या भाई? सिंपल है। जब दो हाथ है, एक हाथ हमारा हट ही गया तो एक ही ना हाथ बचा, यानी कि अमेरिका क्या हुआ? शक्तिशाली बन गया। क्या हुआ? अमेरिका का पूंजीवादी वर्चस्व हो गया। क्या हुआ? शीत युद्ध खत्म हो गया। परमाणु हथियार की जो लड़ाई थी वो भी क्या हो गया? खत्म हो गया। समाजवाद में प्रश्न चिन्ह लग गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। क्या होता रहा? ये हम जानेंगे। यहां पे एक व्यक्ति का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कैरेक्टर था क्या पता है? वो था मिखाइल गोर्बाचेव। उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। थोड़ा सा इंट्रो पार्ट है तो मैं थोड़ा जल्दी करूंगा। मिखाइल गोर्बाचेव, इस व्यक्ति का कैरेक्टर याद रखिएगा। ये व्यक्ति 1985 में महासचिव बनता है सोवियत पार्टी का, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का। कब बनता है? 1985 में। जब ये 1985 में पार्टी में बना, यानी कि एक सेक्रेटरी जनरल बन गया, महासचिव बन गया, एक टाइम आता है 1986। कौन सा टाइम आता है? 1986, जब इस बंदे ने 3 सुधार किए। एक था पेरोस्त्रोइका, पेरोस्त्रोइका, दूसरा था ग्लासनोस्ट, और एक था तोरन, जिसको स्कोरनी के नाम से भी जानते हैं। तो 3 इसने सुधार किए। 3 सुधार जो है मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको थोड़ा मिटाई देते हैं, कोई नहीं, इतना तो हो ही गया ना। अब इसने 3 सुधार किया, और 3 सुधार कौन कौन से थे? पहला था पेरोस्त्रोइका, दूसरा था ग्लासनोस्ट, और तीसरा था उस्पोर्नी। पेरोस्त्रोइका, पुनः गठन, पुनः रचना, खोल दो। जहां पे बदलाव की जरूरत है बदलाव करो, जहां पे बदलाव की जरूरत नहीं बदलाव मत करो। इसके बाद ग्लासनोस्ट, आपका फैक्ट्री, आपका कंपनी, आपका देश, सबको खोल दो। तो ये पेरोस्त्रोइका हो गया, इसको याद रखना। उस्पोर्नी, समाज में जिसकी जितनी जरूरत है बढ़ावा दो। ग्लासनोस्ट का मतलब क्या हुआ? कि आपको जो है, आपको एक तरह से जो है किसके ऊपर बात करना है? खुलेपन की बात करना है, विचारों की अभिव्यक्ति होगा। तो पेरोस्त्रोइका का मतलब है संगठन या पुनर्गठन, इसके विषय में हम जानेंगे। और ग्लासनोस्ट का मतलब है खुलापन, और उस्पोर्नी का मतलब है तोरण। इन सब के विषय में हम तीनों पॉइंट को एक हाईलाइट करेंगे। इसके बाद एक टाइम पीरियड आता है शॉक थेरेपी।
शॉक थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट। शॉक थेरेपी, झटका देके इलाज कर दो, नुकसान पहुंचा के इलाज कर दो, आघात पहुंचा दो पहले, फिर बाद में नुकसान इलाज करो। शॉक थेरेपी, इसको कॉन्सेप्ट समझिए। ये क्या है शॉक थेरेपी? पूंजीवादी, साम्यवादी से पूंजीवादी की ओर जाना, मैं दोबारा, जो साम्यवादी है, साम्यवादी से पूंजीवादी की ओर जाना, ये जो बीच में जो आप जो जा रहे हो ना, साम्यवादी से पूंजीवादी की तरफ संक्रमण जो हुआ, उसी को कहा जाता है शॉक थेरेपी। इसको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने इसको नाम दिया। इसके विषय में जानेंगे। उसके बाद एक टॉपिक आता है हमारा कि किस प्रकार जो है सोवियत संघ के साथ हमारा क्या संबंध है। बहुत अच्छा है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बहुत अच्छा संबंध है उनके साथ तो हमारा। उसके बाद हम बाल्कन गणराज्य के विषय में समझेंगे, हम उसके बाद बाल्टी गणराज्य के विषय में समझेंगे। हर एक पॉइंट को जो है यहाँ पे कंक्लूड करने की कोशिश हम करेंगे। अंतः सोवियत संघ टूट जाता है 15 भागों में, और सोवियत संघ का जो सबसे ऊपर जो व्यक्ति है उसका नाम है रूस। रूस 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 उसको एक शक्तिशाली बना दिया गया, और इसको जो सुरक्षा परिषद में वीटो पावर मिला हुआ है, और आज हम रशिया के पावर के विषय में जानते हैं। तो ये था हमारा इंट्रो वीडियो। कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड हम करने वाले हैं, तो ये भी आप अच्छे से देखिएगा। धन्यवाद।